स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस 51,000 प्लस वैकेंसी के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें सभी प्रश्न जो लिए जा रहे हैं आपके वो 41,500 तथा 49,568 2018 और 19 की पुरानी वैकेंसी पर आधारित प्रश्नों को लिए जा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें 5 किताबों के मिक्सचर से आपके क्लास तैयार किए जाते हैं तथा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अभी तक आपकी ये क्लास रात्रि 9 बजे आती थी, लेकिन अब इसका टाइमिंग परिवर्तित कर दिया गया है, यानी सुबह 7 बजे कर दिया गया है। तो सेशन को शुरू करते हैं मेरे दोस्त, और रात्रि 9 बजे आपका हिंदी का मूक टेस्ट होगा। तो सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो जैन का भी है और बौद्ध का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ए ऑप्शन दिया गया कौशाम्बी, बी ऑप्शन सारनाथ, सी ऑप्शन कुंडाग्राम और डी ऑप्शन दिया गया लुम्बिनी। अभी 25 प्रश्न लिए गए हैं मेरे दोस्त। बताना चाहूंगा कि इस संडे को यानी संडे के बाद 37 प्रश्न का प्रावधान किया जाएगा, जिससे आपके पेपर में 38 प्रश्न आएंगे तो 38 का ही प्रावधान किया जाएगा। और हिंदी का मूक टेस्ट भी रात्रि 9 बजे क्लास में जरूर दें। तो आंसर आपका हो चुका होगा कौशाम्बी इज द करेक्ट आंसर। अगर सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम यानी महात्मा बुद्ध ने यानी बौद्ध ने क्या किया था, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। कुंडाग्राम में क्या हुआ था, तो जैन के गुरु यानी महावीर स्वामी का क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वही अगर महात्मा बुद्ध के जन्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी के अंदर हुआ था। अगर बात करें लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी यानी गागर में सागर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन दिया गया गोवा, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन दिया गया उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन दिया गया है सिक्किम। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। गोवा इज द करेक्ट आंसर। अगर गोवा की बात करें तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने इसी पर राज्य किया था और सबसे अंतिम में गए थे कहां से, पुर्तगाली गोवा से गए थे, यानी लास्ट के समय तक गोवा पर इन्होंने राज्य किया था। अगर बात करें कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। अगर जनसंख्या के आधार पर बात किया जाए सबसे बड़ा प्रदेश तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और अगर बात करें कि सबसे छोटा जो जनसंख्या के आधार पर राज्य होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक, और उत्तर प्रदेश की राजधानी तो आपको पता होगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और सारे प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी जेल वार्डन यानी 3 पेपरों के लेके और यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो जीएस में आपको एक ध्येय बनाना है कि सुबह 7 बजे मुझे उठकर इस मूक टेस्ट को जरूर देना है, इसलिए मैंने सुबह 7 बजे कर दिया और हिंदी का जो क्लास है वो 9 बजे रहेगा। चलिए, पहली बार नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। ए ऑप्शन दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन लॉर्ड मेयो, सी ऑप्शन लॉर्ड रिपन और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न और आंसर्स आपको बताना है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन इज द करेक्ट आंसर। अगर पहली बार जनगणना की बात करें तो पहली बार जनगणना कराई थी 1872 ईस्वी में, किसने, लॉर्ड मेयो ने। अगर बात करें पहली बार नियमित जनगणना की तो वो किया था 1881 ईस्वी में, किसने, लॉर्ड रिपन ने किया था। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये क्या माना जाता है, सिविल सेवा का जनक माना जाता है। और इसके अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश से प्रश्न बनेगा, इसका मकबरा कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में अवस्थित है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य, यानी पहला सबसे बड़ा राज्य नहीं बताना है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य बताना है। ऑप्शन दिया गया बिहार, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन दिया गया है हरियाणा। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त, और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आज मैं इस वीडियो में आपको केवल बता रहा हूं दोस्त, 1,000 व्यूज आता है लेकिन लाइक 35, 30, 35। क्या दोस्त मेहनत नहीं की जाती? ये क्लास ऐसे ही नहीं तैयार की जाती है 1 घंटे 2 घंटे इसको नोट करने में, क्योंकि किताबों में प्रश्न होते हैं और वहां से आपको डिजिटल करके दिखाया जाता है दोस्त। अगर कहीं आपको चैनल मिल जाए किसका, अभी जल्द में बहुत ज़्यादा देखिए सीमा हैदर, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि इंडिया आपको ही पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाना है ना। निगेटिव तो बहुत लोग हैं लेकिन दोस्त आपको पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मैंने आज तक किसी वीडियो में नहीं कहा, लेकिन दुख होता है कि उत्साहवर्धन के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना। किसी भी चैनल, एक इसी चैनल को नहीं, अगर किसी से पॉजिटिव चीज़ें फैल रही है तो उसका जरूर आप सपोर्ट कीजिए। चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस समय पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो हो जाएंगी ममता बनर्जी जी, और ममता बनर्जी किस पार्टी की हैं तो टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस की। अगर बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पहला राज्य कौन सा था तो ये बिहार था। क्या था? बिहार था, ठीक है। और अगर बात करें दोस्त, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो आप कहेंगे हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक इनमें से कौन से थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद अली जिन्ना या एपीजे अब्दुल कलाम। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर से बताना है दोस्त। रात्रि 9 बजे हिंदी की क्लास में जरूर मूक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। संडे को वीडियो नहीं अपलोड किया जाता लेकिन इस संडे को मैंने बेहतर जानकारी के लिए ही अपलोड कर दिया। तो क्या हो जाएगा दोस्त, खान अब्दुल गफ्फार खान इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न की मगध पर राज करने वाले प्रमुख वंश कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, मगध पर राज करने वाले प्रमुख वंश कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन कुजुल कडफिसस, बी ऑप्शन सिमुक, सी ऑप्शन दंतिदुर्ग और डी ऑप्शन दिया गया है महापद्मानंद। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आपके ये पेपर में आया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस 2013 में। तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर आपका हो जाएगा कुजुल कडफिसस इज द करेक्ट आंसर। अगर शिमुक की बात करें तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिमुक हो जाएगा। अगर हम बात करें दंतिदुर्ग की तो ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। किसका? राष्ट्रकूट वंश का, यानी राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। अगर महापद्मानंद की बात करें तो नंद वंश का संस्थापक था। अगर हम बात करें कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो माना जाता है वो कनिष्क माना जाता है, और जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी कुंडल वन जम्मू कश्मीर के अंदर वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इनमें से किस संस्था की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किया गया था? ए ऑप्शन दिया गया फॉरवर्ड ब्लॉक, बी ऑप्शन आजाद हिंद फौज, सी ऑप्शन आत्मीय सभा और डी ऑप्शन सुभाष संगठन। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फॉरवर्ड ब्लॉक इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस सन में हुआ था? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस सन में हुआ था? ए ऑप्शन दिया गया 1885, बी ऑप्शन 1980, सी ऑप्शन दिया गया 1999 और डी ऑप्शन दिया गया 1984। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स बताना है। तो आशा करता हूं कि आपका 30 सेकंड का समय हो चुका है अप और आंसर आप कर चुके होंगे। तो आंसर्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आंसर्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर्स हो जाएगा 1999 इज द करेक्ट आंसर। अब कितने लोगों का गलत हुआ ये बताइए दोस्त। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात की जा रही है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की बात की जा रही है, ठीक है। एनसीपी की बात की जा रही है, नेशनल कांग्रेस पार्टी की। जबकि जो 1885 में हुआ था वो आईएनसी का हुआ था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सोचिए दोस्त, बहुत ही कॉन्सेप्टेबल पढ़ना है, ठीक है। इन चीजों को ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। 1980 में किसकी हुई? तो अभी जिसकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। अगर 1984 की बात करें तो बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न है।
अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो बिल्कुल जबरदस्त। सबसे पहले तो ये पता चला कि जो पंचायती राज व्यवस्था का गठन है वो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में। दूसरा क्या पता किस अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। अब बताना किस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, तो पहला दिया गया 73वां संविधान संशोधन 1992, 101वां संविधान संशोधन 2017, 44वां संविधान संशोधन 1978। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना दोस्त। तो आंसर्स क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 73वां संविधान संशोधन 1992। अगर 101वां संविधान संशोधन 2017 की बात करें तो ये आपके जीएसटी से संबंधित है। किससे संबंधित है, जीएसटी, और जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अगर 44वां संविधान संशोधन की बात करें तो इस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, तो एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था, यानी संपत्ति को, ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया, आपका कानूनी अधिकार कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, जून 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल बिपिन रावत स्कूल कर दिया गया है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि किस स्कूल का नाम परिवर्तित कर जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। तो पता होगा कि जनरल बिपिन रावत, ठीक है, भारत के पहले सीडीएस थे, यानी चीफ डिफेंस स्टाफ थे। इनका तमिलनाडु के अंदर क्या हो गया था, ठीक है, प्लेन क्रॉस हुआ था, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ था, शहीद हो गए थे। तो आंसर से बताना मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, मैनपुरी स्कूल उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इनमें से किस क्षेत्र को टेराकोटा के लिए भौगोलिक टैग मिला है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि किस क्षेत्र को टेराकोटा के लिए भौगोलिक टैग मिला है, ठीक है, 2023 में। गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, सहारनपुर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है और आंसर्स करना है मेरे दोस्त की। आंसर्स क्या हो जाएगा, हमारा उद्देश्य होता है कम समय में ज्यादा जानकारी दोस्त, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर्स आपका, ठीक है, गोरखपुर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इनमें से किस राज्य की सीमा भारत के पड़ोसी देश म्यांमार से नहीं लगती है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि म्यांमार से नहीं लगती है। अगर म्यांमार की अगर बात करें तो इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, क्यात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यात। उत्तर प्रदेश पुलिस में यह भी परीक्षा पूछा गया था प्रश्न कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा। अगर राजधानी की बात करें तो नाई पी ताओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाई पी ताओ म्यांमार की राजधानी हो जाएगा। तो इनमें से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन दिया गया है आपका मिजोरम, मणिपुर, सी ऑप्शन दिया गया मिजोरम और डी ऑप्शन दिया गया मेघालय। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी मेघालय की सीमा नहीं लगती है। कितने लोगों की लगती है, तो आपको याद रखना, अरुण, नागा, मणि, मिजोरम। अरुण, नागा, मणि, मिजोरम। बिल्कुल, अरुण, नागा, मणि, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। मेरे दोस्त बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बेहतरीन नोट्स तैयार किए जा रहे हैं 41,000 और 50,000 पुरानी वैकेंसी पर आधारित। तो टेलीग्राम पर आप जुड़े रहिए, जिससे वैकेंसी जैसे ही आएगी हम आपको वो चीजें प्रदान कर देंगे, ठीक है। हमारा उद्देश्य होता है आपका सिलेक्शन। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, ठीक है। ए ऑप्शन देवी पाटन, बी ऑप्शन शाकंभरी देवी, सी ऑप्शन दिया गया नौचंडी और डी ऑप्शन दिया गया है शाकंभरी देवी मेला। बिल्कुल शाकंभरी देवी 2 बार दे दिया गया। चलिए, तो आंसर से बताना है दोस्त, बिल्कुल आसान आपके लिए हो गया, शाकंभरी देवी 2 बार दे दिया गया। तो क्या हो जाएगा, नौचंडी मेला इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नौचंडी मेला कहां पर लगता है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। यह भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा चुका है। देवी पाटन मेला अगर हम बात करें तो कहां लगता है, बलरामपुर में, और अगर हम शाकंभरी देवी की बात करें तो सहारनपुर के अंदर लगता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त कि प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर ललित उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है।
ये भी प्रश्न पूछा गया, यानी खिलाड़ी और जनपद से, और किसी लूसेंट में ये क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। 5 किताबों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। जो क्लास आपको लग रही इतनी आसान दोस्त, ठीक है, 2 घंटे इसको लिखने में लग जाते हैं, ठीक है। कैसे लिखा जाता है आपको मैं नहीं बता सकता शायद कि कितना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन डांस हो रहा तो उसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाराणसी, मेरठ, रायबरेली, लखनऊ। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मेरठ से आपके शूटिंग के प्रख्यात योद्धा सौरभ चौधरी बिलोंग करते हैं। कौन मेरे दोस्त, सौरभ चौधरी। ये भी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का जरा पेपर उठाना तो फिर पता चल जाएगा कितने प्रश्न बताए गए आज। रायबरेली की बात करें तो सुधा सिंह संबंधित है, एथलीटिक्स है, ठीक है। अच्छा, लखनऊ से कौन बिलोंग करता है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, एक प्लेयर का नाम केवल। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हींग प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल जबरदस्त, और मैं बता दूं हींग के लिए इस बार उसको जीआई टैग भी मिला है। जबरदस्त प्रश्न है। हाथरस, गोंडा, बलिया, सहारनपुर। जबरदस्त प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद हींग प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। हाथरस इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, यह भी आपके 2018 में आए। निम्नलिखित में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे, ठीक है। अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार कौन था ये बताना है। मीर मुशब्बिर, दशवंत, दोस्त मोहम्मद या मीर सैयद अली। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है दोस्त। तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, आंसर आपका क्या हो जाएगा, दशवंत इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछे जहांगीर के दरबार में, क्योंकि सबसे ज्यादा जो चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पे थी वो जहांगीर के शासनकाल में थी। अगर स्थापत्य कला की बात करें, सबसे ज्यादा जो चरम उत्कर्ष पर थी वो किसके शासनकाल में थी, तो आपके शाहजहां के शासनकाल में थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न। इनमें से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। आपको पता है कि बजट शब्द का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है, उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 76। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। ये चारों प्रश्न अपने आप में बहुत ही विशाल प्रश्न है, समझिए। चलिए तो ये क्या है, अगर हम बात करें ये 110 जो है ये धन विधेयक से है। किससे है, धन विधेयक से है दोस्त। चलिए अगर हम बात करें 124 तो ये किससे है, ये सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, गठन से है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के गठन से। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से संबंधित है। अगर 112 तो यही आपका हो जाएगा आंसर, 112 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 76 तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित, महाअधिवक्ता से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त कि फरक्का बांध परियोजना इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। जबरदस्त प्रश्न है, फरक्का बांध परियोजना इनमें से किस नदी पर अवस्थित है। ए ऑप्शन हुगली नदी पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन नर्मदा नदी गुजरात, सी ऑप्शन बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन दिया गया है कावेरी नदी तमिलनाडु। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है दोस्त। तो आशा करता हूं कि आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। आंसर्स आपका क्या हो जाएगा, हुगली नदी पश्चिम बंगाल इज द करेक्ट आंसर। अगर नर्मदा नदी गुजरात की बात करें तो ओकलेसर जो बांध है ये इसी नदी पर परियोजना है, यानी ओकलेसर बांध परियोजना, और धुआंधार बांध परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर हम बेतवा नदी की बात करें तो आपका माता टीला बांध परियोजना और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। अगर कावेरी नदी पर बात करें तो ये आपका मैट्टूर बांध स्थित है, और कावेरी अगर जल विवाद की बात करें तो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के बीच में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जनपद में अवस्थित है। ठीक है, तो कलपक्कम परमाणु संयंत्र, नरोरा परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र या रावत भाटा परमाणु संयंत्र। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्त, नरोरा परमाणु संयंत्र इज द करेक्ट आंसर। कलपक्कम की बात करें तो कलपक्कम कहां है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगर हम तारापुर की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है। वहीं अगर रावत भाटा की बात करें तो आरजे यानी राजस्थान के अंदर अवस्थित है। चलिए, और कल्पक्कम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहां पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा, मथुरा इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करेंगे। कुवैत की मुद्रा किस नाम से प्रचलित है। ए ऑप्शन दिया गया लीरा, बी ऑप्शन दिरहम, सी ऑप्शन दिनार और डी ऑप्शन रियाल। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, दिनार इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, दिनार इज द करेक्ट आंसर। लीरा कहां की है, तो तुर्की की है दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न बिल्कुल जबरदस्त है कि इनमें से भारत के किस शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। उत्तर प्रदेश की परीक्षा की दृष्टि से रामबाण वाला प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां एवं उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है अपने आप में। इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां एवं उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है। जबरदस्त है। दुधवा राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड और डी ऑप्शन दिया गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। तो आंसर आप कर चुके होंगे, रानीपुर टाइगर रिजर्व बुंदेलखंड इज द करेक्ट आंसर। और ये चारों टाइगर रिजर्व हैं, इनको आपको नोट कर लेना है दोस्त। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, आंसर से बताना है। 8 मार्च, 13 फरवरी, 10 जनवरी या 26 दिसंबर। ठीक है, चलिए, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, आंसर्स बताना है। तो आंसर्स को कर चुके होंगे टिक। क्या हो जाएगा दोस्त, 13 फरवरी इज द करेक्ट आंसर। 8 मार्च की बात करें तो विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वोमेन डे मनाया जाता है मेरे दोस्त। और पता इस पर कितनों को कटा होगा पता नहीं, ठीक है। चलिए, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट बॉक्स में तो आपको बताना नहीं, बस बड़े चैनलों पर आप कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं। 26 दिसंबर को क्या वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है। उत्तर प्रदेश की इनमें से कौन है जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। चलिए, बिल्कुल ए ऑप्शन दिया गया गीता सिंह, बी ऑप्शन लक्ष्मी सिंह, सी ऑप्शन नेहा चौहान और डी ऑप्शन किरण बेदी। बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर से बताना है दोस्त, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी सिंह इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि अगर एक दिन में, ठीक है, किसी ऐसे लोग के जो केवल डांस कर रहे हैं, ठीक है, उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो सकते हैं दोस्त, तो हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है दोस्त। और आपका सब्सक्राइब करने से कुछ जाएगा नहीं, आपका पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, गर्व से उड़ान।